रात का बाकी हिस्सा हमने सोते जागते ही गुजारा। ये सुबह तकरीबन 10 बजे का वक्त था। अनेक्सी की तवील खिड़कियों से बाहर वो दोनों इमारतें नजर आ रही थी जिन्हें लाल कोठियां कहा जाता था। इमारतों का दरमियानी सब्जाजार और हमारी अनेक्सी का छोटा सा बागीचा भी दिखाई देता था। गाहे बगाहे दो हैकल कुत्ते की आवाज़ फिजा में उभरती थी और फिर खामोशी छा जाती थी। इस कुत्ते की आवाज़ में एक अजीब तरह की हवलनाक कैफियत मौजूद रहती थी। यह आवाज़ इस तर्ज के दीगर कुत्तों से मुख्तलिफ थी। यकलख्त मैं बुरी तरह चौंक गया। मुझे लगा कि नादिया की रहायशगाह की बालाई मंजिल से कोई परछाई से उड़ती हुई जमीन पर गिरी है। यह हरगिज वहम नहीं था। परछाई के जमीन से टकराने की पुरजोर आवाज़ सुबह के सन्नाटे में दूर तक गूंजी थी। मेरे साथ इमरान ने भी यह मंजर देखा था। ओ गॉड, इसके मुंह से तहय्युर के आलम में निकला। वो एकदम पलटा और बाहर की तरफ दौड़ा। मैं इसके अकब में गया। हम बागीचे में से भागते हुए गुजरे। इसी दौरान में पहरेदारों की बुलंद आवाजें भी सुनाई दी। इर्द गिर्द एकदम भगदड़ सी मच गई। सबसे पहले मैं और इमरान ही मौके पर पहुंचे। मेरी रगों में खून मुंजमद हो गया। मैं सकते किसी कैफियत में अपने सामने देखता चला गया। बलाई मंजिल की खिड़की से पुख्ता फर्श पर गिरने वाला शख्स सलीम था। लगता था कि वो सर के बल गिरा है। इसकी नाक मुंह से खून जारी था और पूरा जिस्म जान कुनी के आलम में लर्ज रहा था। इमरान ने झपट कर इसका सर अपनी गोद में रखा। सलीम सलीम, इसने कर्बनाक आवाज में पुकारा। सलीम गालबन सुनने और जवाब देने के मरहले से गुजर चुका था। एक पठान गार्ड ने लर्जान लहजे में कहा, ओ खुदाया, ये क्या कयामत हो गया, गाड़ी लाओ। इमरान धाड़ा और सलीम को अपने बाजुओं में उठा लिया। हम इसी हालत में पोर्च की तरफ बढ़े। एक ड्राइवर भागता हुआ गाड़ी की तरफ गया और इसके दरवाजे खोलने लगा। इमरान ने सलीम को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लिटाया। देखते ही देखते नशिस्त का सफेद गिलाफ खून से सुर्ख हो गया। फिर मैंने देखा कि इमरान एकदम साकित हो गया। वो बेपनाह बेचैनी जो इसके हाथ पांव में दौड़ रही थी यकलख्त मादूम हो गई और तब इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई। हमारा दोस्त वो खैर खा सलीम आखिरी हिचकी ले चुका था। वो अब हम में नहीं था। लगता है कि खत्म हो गया है, एक गार्ड ने तासुब भरी आवाज में कहा। दूसरे ने तायीद की। मैंने इमरान का चेहरा देखा। वो किसी संगलाख पत्थर की तरह सपाट और बेहिस नजर आ रहा था। यही वक्त था जब नादिया, सेठ सिराज और शेरा वगैरह तेज कदमों से पोर्च की तरफ आते दिखाई दिए। सेठ सिराज के हाथ में किसी प्लाजे वगैरह का रोल किया हुआ नक्शा था। मैडम नादिया ने सलीम की खोंच का लाश देखी और कराह कर बोली, ओ गॉड, ये क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब कुछ? हमको लगता है जी कि ये ऊपर वाली खिड़की से गिरा है। वो देखे जी, खिड़की अब भी खुला है। पठान गार्ड ने खिड़की की तरफ इशारा किया। ये गिरा नहीं, इसने छलांग लगाई है, सिराज ने गंभीर आवाज में कहा। ये रात को भी ऐसी ही बातें कर रहा था। बकवास बंद करो। अचानक इमरान चिंगाड़ा। वो बेइंतहा तेजी से पलटा और चौड़े चकले सिराज पर जा पड़ा। इसने दोनों हाथों से सेठ सिराज का कलफदार गिरबान पकड़ा, फिर इसे धकेलता, रुगेता और घसीटता चला गया। दोनों एक देव हैकल मोटरसाइकिल पर गिरे और फिर पोर्च के फर्श पर आ रहे। शेरा अकब से आया और इमरान से लिपट गया। वो शायद किसी ऐसी सूरत हाल के लिए पहले से चौकस था। इसने इमरान को पीछे से पूरी कुव्वत के साथ अपने बाजुओं में जकड़ लिया। एकदम बहुत से अफराद इमरान पर बल पड़े। वो शहद की मक्खियों की तरह इमरान से चिमट गए। इसी दौरान में सिराज भी इमरान से निकलने में कामयाब हो गया। इसका गिरबान नाव तक फट चुका था। वो भी इमरान को मारने वालों में शामिल हो गया। अब मुझसे रहा न गया। मैं अकब से सेठ सिराज पर झपटा और इसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। इसके सर के बाल किसी जंगली घोड़े के बालों की तरह सख्त और मोटे थे। मैंने इसे इतने जोर से खींचा कि वो न सिर्फ इमरान से जुदा हुआ बल्कि पुश्त के बल फर्श पर गिर भी पड़ा। ताहम इसी दौरान गार्ड्स ने मुझे भी जकड़ लिया और औंधे मुंह फर्श पर गिरा दिया। नादिया की चिल्लाती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वो गार्ड बख्तियार को हैंडकफ लगाने के लिए कह रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे और इमरान को उल्टी हथकड़ी लगाई जा चुकी थी। इमरान को हथकड़ी लगाने के लिए इन लोगों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ी थी। 5-6 तुर्मन गार्ड्स इस वक्त तक इमरान से चिमटे रहे थे जब तक हैंडकफ लॉक नहीं हो गए। ये कारनामा अंजाम देने के दौरान में गार्ड्स और मैडम के पसीने छूट गए और इनकी आंखों से उमड़ता खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर इमरान इस चार दीवारी में अकेला होता तो इसे बेबस करना इन लोगों के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक साबित होता। ऐन मुमकिन था कि इमरान किसी गार्ड से राइफल छीन लेता और यहाँ खून खराबा हो जाता। यकीनन ये सिर्फ मेरा और जख्मी इकबाल का ख्याल था कि इमरान इस मामले को आखिरी हद तक नहीं ले गया था। हमें राइफलों से धकेल कर दोबारा इसी तहखाने में लाया गया जहां हम इससे पहले बंद थे। यानी हमारी मेहमानों की हैसियत अब एक बार फिर खत्म हो गई थी। ये मैडम सफूरा की रिहाइशगाह वाला वही तहखाना था जहां बैरकों की तर्ज पर 2-3 कमरे बने हुए थे। इन कमरों के सामने थोड़ी सी कुशादा जगह थी। इसी जगह मैडम सफूरा ने इमरान और शेरे की जोर आजमाई भी कराई थी। इस सारी मार धाड़ और देंगा मुश्ती के दौरान में इमरान ने फकत एक जुमला बोला था। जब इसे औंधे मुंह पोर्च के फर्श पर गिराया गया तो इसने आतिशफिशा लहजे में कहा, तुमने सलीम को मारा है, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके बाद वो खामोश था। मैं जानता था कि इसकी खामोशी इसके बोलने से ज्यादा खतरनाक है। वो किसी भी वक्त कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो सबको हैरान कर डाले। सलीम का मुर्दा चेहरा मुसलसल मेरी निगाहों में भी घूम रहा था।
कल तकरीबन इसी वक्त जो हमसे मिला था, इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लिए इसने इमरान का शुक्रिया अदा किया था। इस वक्त इसे मालूम नहीं था कि वो मौत के कितना करीब पहुंच चुका है और आज वो मर चुका था। अभी 8-10 घंटे बाद शायद इसे दफना भी दिया जाना था। कितनी नापायदार है जिंदगी और कितने गैर मुतवक्के होते हैं राहे हयात के अंधे मोड़। कुछ ही देर बाद मैडम सफूरा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो इस सारे हंगामे के दौरान में नजर नहीं आई थी। यकीनन वो कहीं बाहर से आ रही थी। हो सकता था कि इसके मुलाजमीन ने इसे यहाँ पेश आने वाले खूनी वाक़े की इतला दे दी हो। करीबन 5 मिनट बाद वो दंदनाती हुई इस तहखाने में घुस आई। इसके साथ इसके 1 दर्जन बॉडीगार्ड्स भी थे। वो सब लोग मुसल्ले और अलर्ट नजर आते थे। सेठ सिराज और शेरा भी साथ थे। इमरान ने अपनी फटी हुई कमीज छुपाने के लिए गर्म चादर लपेट रखी थी। मैडम ने हम दोनों को बैरकनुमा कमरे में देखा और हमारे हाथों की हथकड़ियां भी देखी। वो गरज कर शेरे से बोली, क्या हो रहा है ये सब? इसके हाथ क्यों बांधे हैं तुमने? किससे इजाजत ली है तुमने? सेठ सिराज मुअद्दब अंदाज में बोला, मैडम उन्होंने बड़ी थरथल्ली मचाई है जी। ये देखे जी मेरा गिरबान, इसने मेरे सारे कपड़े फाड़ कर रख दिए हैं। इसने मैडम को दिखाने के लिए गर्म चादर आगे से खोल दी। शेरा बोला, हम मजबूर हो गए थे मैडम, अगर इनको पकड़ा न जाता तो कुछ भी हो सकता था। सेठ सिराज ने तायीद की, इस इमरान साहब का मीटर तो बिल्कुल घूम गया था जी। जरा ढील मिलती तो इसने कई गार्ड से राइफल खो लेनी थी, फिर जो कुछ भी हो जाना था वो बुरा था। मैडम ने सवालिया नजरों से इमरान को देखा। शायद वो चाहती थी कि वो कोई सफाई पेश करे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। जैसे एक पुरशोर तूफान गुजर जाने के बाद सन्नाटा छा जाता है। मैडम ने सेठ सिराज और शेर वगैरह के लिए सरजनिश का अंदाज जारी रखा। वो चिल्लाए हुए लहजे में बोली, ठीक है इनको सदमा हुआ है और वक्ती तौर पर उन्होंने रिएक्ट भी किया होगा, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि इन्हें दोबारा इस तरह से बांध कर यहाँ बेसमेंट में डाल दिया जाए। चाबी कहाँ है? इसने आखिर में ताहुक्म के साथ पूछा। शेरा आगे बढ़ा और इसने कमरे की चाबी मैडम की तरफ बढ़ा दी। दूसरी चाबियां भी दो। वो फिर गुस्से से बोली। शेरे ने हैंडकफ की दोनों चाबियां भी मैडम के सुपुर्द कर दी। वो अंदर आई और इसने खुद अपने हाथों से हमारे हैंडकफ खोले। वेरी सॉरी इमरान, वेरी सॉरी, वो रिक्कत अमेज लहजे में बोली। जो कुछ हुआ है इसके लिए मेरा दिल दुख से भर गया है। इमरान अब भी कुछ नहीं बोला। मैडम ने तमाम गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। वो चले गए। सेठ सिराज तजब्जब के आलम में वहीं खड़ा रहा। आप भी सिराज साहब, मैडम ने निहायत खुश्क लहजे में कहा। सेठ बाहर चला गया। इमरान निहायत गंभीर आवाज में बोला, मैडम मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा होने देंगी। मैंने आपके कॉल पर भरोसा किया और आपके हुक्म के मुताबिक अमल किया। नादिया और इसके गार्ड सलीम को हमारे पास ही घसीटते हुए ले गए। हम सिर्फ इसलिए खामोश रहे कि आप सब कुछ देख रही हैं, कोई ज्यादती नहीं होने देंगी। मगर इमरान जो कुछ हुआ है बिल्कुल हादसाती है। ये किसी के गुमान में नहीं था कि सलीम इस तरह अपनी जान ले लेगा। गार्ड्स ने खुद देखा है कि इसने खिड़की से छलांग लगाई है। ये बिल्कुल गलत है मैडम। इमरान ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। गुस्ताखी माफ। सलीम को आपकी जुनूनी बहन ने खिड़की से धक्का देकर मरवाया है, इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। मैडम के चेहरे का रंग बदला था, हम वो खुद को संभाल गई। इस वक्त तुम शौक में हो इमरान। वैसे भी इतनी जल्दी किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होता। अगर तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का कोई शक है तो हम इस पर इत्मीनान से बात करते हैं। अगर कोई कसूरवार है तो इसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। क्या आप अपनी लाडली बहन को वो सजा दे सकती हैं जिसकी वो हकदार ठहरेगी? इमरान ने दो टोक अंदाज में पूछा। मैडम ने चंद लम्हे तवक्कुफ करके कहा, हाँ मैं दे सकती हूँ, मगर पहले ये तो क्लियर हो जाए कि जिम्मेदारी किस पर आती है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कुछ भी तुमसे नहीं छुपाऊंगी। मैडम ने तसल्ली तशफ़ी की और कुछ और बातें की। इसके अंदाज से जाहिर था वो इस मामले को वक्ती तौर पर टालने की कोशिश कर रही हैं। हमें तहखाने से वापस अनेक्सी में पहुंचा दिया गया। ताहम हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि अब अनेक्सी के इर्द गिर्द गार्ड्स मौजूद हैं और वो पूरी तरह चौकस भी हैं। देव हैकल कुत्ता भी अनेक्सी के सामने चकरा रहा था। सलीम की मौत ने इकबाल को भी बहुत दुखी किया था। इसकी टांगों की तकलीफ इस दुख से जैसे दब कर रह गई थी। वो इमरान से मुखातिब होकर बोला, मैंने सलीम की मैयत देखी है यार, वो सर के बल गिरा है। ऊपर से खुद छलांग लगाने वाला कभी ऐसे नहीं गिरता। इस हरामजादी ने इसे कत्ल किया है। इमरान ने इशारे से इसे याद दिलाया कि यहाँ इनकी गुफ्तगू सुनी जाती है। मैंने सरगोशी में कहा, इकबाल ठीक कह रहा है। मैंने खिड़की से नीचे की तरफ आने वाली परछाई देखी थी। वो किसी बेजान शय की तरह नीचे आया था। बहुत मुमकिन है कि गिरते वक्त वो होश में ही ना हो। इन बातों का तो पता पोस्टमार्टम में चल सकता है, इमरान ने कहा, लेकिन इसका पोस्टमार्टम किसने होने देना है? मुझे तो लगता है कि मैडम सफूरा सलीम के वारसों की तरफ ही गई हैं। वो हमदर्दी जताकर और रकम देकर इनके मुंह बंद कर देगी और हो सकता है इसे जल्द से जल्द दफनाने के लिए भी दबाव डाला जाए। इमरान का अंदाजा दुरुस्त था। करीबन 1 घंटे बाद मैडम सफूरा काली ऐनक पहने हुए बरामद हुई। सफेद कपड़ों में एक दराज का शख्स भी इसके साथ था। वो शक्ल सूरत से कोई पुलिस अफसर या एजेंसी वाला लगता था। वो तो बरामदे की तरफ चला गया। मैडम सीधी हमारी तरफ आ गई। इसने इमरान से कहा, अगर तुम सलीम के जनाजे में शरीक होना चाहो तो गाड़ी और ड्राइवर बाहर पोर्च में मौजूद है। शाम 7 बजे इसकी आखिरी रसूम होंगी। ठीक है, इमरान ने घड़ी देखते हुए कहा, हम जाएंगे।
लेकिन इकबाल को ना ही ले जाओ तो बेहतर है, इसे चलने में दुश्वारी होगी। मैडम ने मशवरा दिया। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोली, इस मामले को संभालने के लिए काफ़ी कोशिश करना पड़ी है। मैं खुद सलीम के घर गई थी। इसकी बीवी और भाई वगैरह को यही बताया है कि चंद दिन पहले कुछ लोग सलीम को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए थे। इनसे इसका कोई लेन देन, कोई तनाज़ा था। हम अपने तौर पर इसे ढूंढने में लगे रहे। आप लोगों ने भी नहीं बताया कि आप परेशान होंगे। कल वो लोग इसे खुद ही बस अड्डे पर छोड़ गए। उन्होंने सलीम पर तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से इसके सर पर ज़रब आई। वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था। आज खिड़की से नीचे झांकने लगा था तो तवाज़न खोकर गिर गया। इमरान खामोश रहा। मैडम भी गाइडलाइन देकर खामोश हो गई। वो जैसे खामोशी की ज़ुबान में हमें हिदायत दे रही थी कि हमें अपनी ज़ुबानें बंद रखनी है और सलीम के वारसों से वही कुछ कहना है जो वो बता रही हैं। हम मुस्लिम टाउन में वाक़ सलीम के घर पहुँचे। सलीम की लंबी चौड़ी रिश्तेदारी नहीं थी। लाहौर में एक भाई के अलावा बस इसकी 2-4 अजीज़ ही थे। ये वही लोग थे जिन्हें उर्फ़-ए-आम में मामूली कहा जाता है। इनमें से किसी में इतनी सख्त नहीं थी कि सलीम के पुरस्रार मौत के हवाले से किसी तरह का कोई सवाल उठाता। अंदर से रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। सलीम सर्कस में मुलाजमत करता रहा था, लिहाजा सर्कस से ताल्लुक़ रखने वाले 2-4 अफराद भी यहाँ मौजूद थे। ये लोग ताज़ियती अंदाज में इमरान से गले मिले। हम अंदर गए तो सलीम की बीवी धाड़े मारती हुई इमरान से लिपट गई। हीरो भाई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिन गया, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। सलीम का 6-7 साला मासूम सूरत बच्चा भी आंखों में आंसू लिए हमारी तरफ देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, मेरे अब्बू कई दिन घर नहीं आता था, मगर जब भी आता था तो खुशबाश होता था, आज वो चुपचाप क्यों लेटा है। इमरान ने सहमे हुए बच्चे के सर पर हाथ फेरा और इसे अपने साथ लगाया। बेवा ने इमरान की कमीज अपनी मुट्ठी में ले ली और इसे हिलाते हुए बिल्की, हीरो भाई वो आजकल आपसे मिलते थे, आपकी बातें करते रहते थे, उन्होंने आपको कुछ तो बताया होगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनको किस तरफ से डर था, वो बहुत परेशान थे। अब इनके मालिक कह रहे हैं कि इनका किसी से लेन देन का झगड़ा था। क्या ये बात सच है या कुछ और है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। फिर रोते रोते इस पर बेहोशी सी तारी हो गई। इमरान ने इसे सहारा देकर नीचे चटाई पर बिठा दिया। औरतें इसे पानी पिलाने और होश में लाने की कोशिश करने लगी। एक फरियाद कुना औरत जो शायद सलीम की बहन थी, सलीम का जख्मी माथा चूम रही थी और बयान कर रही थी, तेरे साथ क्या हो गया भाई, तुझे किसकी नजर खा गई, तेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। मैंने दिल में सोचा तेरा भाई दुश्मनी की वजह से नहीं, दोस्ती की वजह से मारा गया है। एक सियाह रात को इसने लाल कोठियों में अपने पुराने दोस्तों को देखा और इनकी मदद करने की कोशिश की। बस इसकी यही खता इसे धीरे धीरे कब्र की तारीकी की तरफ ले गई। मौके पर मौजूद सलीम के रिश्तेदार चहमगोइयां कर रहे थे, मगर डरे हुए भी थे। वो जानते थे कि सलीम जिन लोगों के लिए काम करता है वो बहुत जोर वाले हैं और मुमकिन है कि सलीम इनके लिए कोई गैर कानूनी ड्यूटी भी अंजाम देता हो। इस मामले को खंगाल कर वो अपने लिए और मरने वाले के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते थे। ये क्या था? ये वही नाइंसाफी थी जो हमारे माशरे में हर जगह रवा रखी जाती है। ताकतवर कमजोर को दबाता है, इसके लिए जीने के रास्ते बंद करता है। वो जुल्म करता है और मजलूम का मुज़हका भी उड़ाता है। वो जानता है कि यहाँ कॉमन मैन के लिए इंसाफ तक पहुँचने का रास्ता जोए शेर लाने से 1000 गुना ज्यादा दुश्वार है। मेरी सरबत और इसके हंसते बसते घराने के साथ भी जो कुछ हुआ था, इसके अहले खाना ने इंसाफ के हसूल की मामूली सी कोशिश की और इन्हें मौतो जलावतनी की कड़ी सजाएं सुना दी गई। सरबत के अहले खाना का अलमिया कोई छोटा अलमिया नहीं था। ये अलमिया एक बड़े घाव की सूरत में मेरे सीने में मुस्तकिल जगह बना चुका था। ये तो इमरान का सैलानी मिजाज था और इसकी तूफानी रफ्तार थी कि मैं इसके साथ बाहर चला जा रहा था कि मुझे दिनों में हलाक कर देता। अब भी मैं जिस वक्त सेठ सिराज और इसके साथी आरिफ खान वगैरह को देखता था, मेरे अंदर ऐसी सख्त टूट फूट मचती थी कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता था। मैंने सलीम का कफन में लिपटा हुआ चेहरा देखा। हालात का सफर कितना गैर मुतवक्के होता है। जिस रात सलीम ने लाल कोठी में इमरान को पहचाना था और इसे मैडम नादिया के खतरनाक जिनसी रवैये से बचाकर बाहर निकाल दिया था, इसे कुछ खबर नहीं थी कि इसकी यह हरकत दरअसल इसकी मौत के सफर का आगाज बनने वाली है। हम सलीम को मुस्लिम टाउन के एक नीम तारीख कब्रिस्तान में दफना कर और इसकी कब्र का छिड़काव करके वापस आ गए, लेकिन वो जैसे बदस्तूर हमारे पीछे रहा। आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता हुआ वो एक सवालिया निशान की तरह हमारा ताकुब करता रहा। हमसे पूछता रहा, क्या तुम मेरे खून का हिसाब नहीं लोगे? क्या तुम भी मेरी अजियतनाक मौत को भूल जाओगे? मेरे दोस्तों, मुझे तुम्हारे हाथों से छीना गया और बेदर्दी से मारा गया। इस जुनूनी औरत ने बड़ी सफाकी से मेरी एक एक रग से जान कुशीद की है। मेरी बदकिस्मती कि तुम मुझे बचा नहीं सके, लेकिन क्या अब तुम मेरे लिए इंसाफ भी हासिल नहीं कर सकोगे? तीसरे रोज मैडम सफूरा ने इस मामले पर हम दोनों से लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो अकेले में इमरान से बात करना चाहती थी, मगर इमरान ने मुझे भी अपने साथ रखा। बज़ाहिर मेरे साथ रहने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर मुझे साथ रखता था, जैसे हर मामले में मेरी तरबियत का ख्वाह हूँ।
कम से कम मेरी समझ में तो यही बात आती थी। आज मैडम का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। वो इस मौजू पर कोई बात करना नहीं चाहती थी कि सलीम की मौत कैसे वाक़ई हुई। वो इस पर भी इसरार नहीं कर रही थी कि इसने खुद ही छलांग लगाई है। वो इस कुजिए को एक तरफ रखकर हमें ये समझाने की कोशिश करने लगी कि जो होना था वो हो चुका है, अब इसकी गहराई में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। बैनुल सतूर वो हमें ये भी बता रही थी कि इसे नादिया से बढ़कर कोई अजीज़ नहीं है और वो इसे किसी भी सच्चे या झूठे इल्ज़ाम से बचाने के लिए हर बड़ी से बड़ी कीमत दे सकती हैं। इसने कहा, इमरान जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अगर हम चाहें तो बाल की खाल भी उतार सकते हैं, मगर हो सकता है कि इसके बावजूद हमें कुछ भी ना मिले। मैंने अपने तौर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, यहाँ किसी चीज़ का कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। ये बात तो हम भी जानते हैं कि सर की चोट के सबब सलीम ठीक तौर से खड़ा नहीं हो सकता था। ऐन मुमकिन है कि इसने जानबूझकर अपनी जान न ली हो। वो खिड़की के पास गया हो, किसी को पुकारना चाहता हो, मगर तवाज़न खोकर गिर गया हो। मैं ब्रीफली ये कहूँगी कि क्यों ना हम एक बार ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो सबके लिए बेहतर हो। बेशक ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मादी नुकसानात का दावा तो किसी न किसी हद तक किया जा सकता है। मैंने अपनी नई स्कीम में कनाल के 2 प्लाट सलीम की बेवा के नाम कर दिए हैं। मार्केट में इनकी कीमत अब भी 1.5 करोड़ से कम नहीं है। इसे 25 लाख रुपया नकद दिया है और हाँ, किसी तरह का शक ज़हन में न रखना, ये सब कुछ हक हलाल की कमाई से है। मैं और मेरे मरहूम शोहर ने रियल एस्टेट के काम में अपना बहुत सा खून पसीना किया है। इमरान अब भी खामोश था। इसके बाद मैडम ने एक और काम किया। इसने अपना शोल्डर बैग खोला और बोली, देखो इमरान, तुम्हारे दोस्त सलीम की मौत से तुम तीनों का नुकसान भी हुआ है। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है, मगर कंप्रोमाइज़ तो होती है ना, और मैं ये करना चाहती हूँ। इसने चेकबुक निकाली, इसमें से एक चेक साइन किया और ये ब्लैंक चेक इमरान के सामने तबाही पर रख दिया। इसके बाद वो उठी और खामोशी से चली गई। इमरान और मैं खाली नज़रों से चेक की तरफ देख रहे थे। वो बहुत मालदार औरत थी। हम इस चेक पर कोई रकम भी भर सकते थे। उम्मीद थी कि वो कैश हो जाएगी। एक तरह से ये चेक एक निहायत मुश्किल काम का मुआवजा भी था जो इमरान ने मैडम सफूरा के लिए किया था, यानी फास्टिंग बुधा को सिद्दीकी की तहवील से निकालना। ये चेक अगले रोज तक यूं ही शीशे की तपाई पर पड़ा रहा। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि इमरान ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। यूं लगता था कि इमरान ने खुद को संभाल लिया है। धीरे धीरे इसके गम गुस्से की कैफियत मांद पड़ने लगी। अगले रोज इसने खाना भी खाया और हल्के फुल्के अंदाज में 2-4 बातें भी की, लेकिन क्या वो अंदर से वाकई संभल रहा था? ये सवाल खासा अहम था। इसकी ज़ाहिरी हालत से इसकी दिली कैफियत के बारे में जानना इसकी निहायत करीबी साथियों के लिए भी दुश्वार होता था, और मेरा तो ताल्लुक भी इसके साथ बहुत पुराना नहीं था। मैंने इकबाल से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इमरान ने वाकई यह सदमा सह लिया है? हो सकता है और नहीं भी। इकबाल ने भी गोलमोल जवाब दिया। मैं और इकबाल बाहर लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। इकबाल की टांगों की हालत अब पहले से बेहतर थी। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोजाना इसे देखने के लिए आ रहा था। कहीं वो कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेगा? मैंने इकबाल से पूछा। मेरे ख्याल में नहीं, और इसकी वजह तुम हो, इकबाल ने जवाब दिया। मैं? हाँ, तुम इस वक्त हमारे साथ हो। इमरान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि वो इस कशीदा मामले को और ज़्यादा कशीदा कर दी, क्योंकि ऐसा होगा तो इसका असर तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर भी पड़ेगा। इस लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि नादिया उल्लू की पट्टी की किस्मत अच्छी है कि तुम हमारे साथ हो, वरना हम लंडोरे तो कुछ भी कर सकते थे। हाँ, एक बात का इम्कान अब भी है, इकबाल मध्यम आवाज़ में बोला। वो क्या? वो किसी और तरीके से इसको करार वाकई सजा दिला सकता है। इसके हाथ काफ़ी लंबे हैं। इकबाल का लहजा मायने खेज था। इकबाल की बात मेरी समझ में आ रही थी। इससे पहले सेठ सिराज के एक्सीडेंट वाली मिसाल मेरे सामने थी। वो एक छोटे से पैमाने की कार्रवाई थी, मगर इमरान ने इस तरह की थी कि नहायत खौफजदा और परेशान होने के बावजूद मैंने भी दिलचस्पी महसूस की थी। क्या अब भी वो ऐसा ही कुछ कर सकता है? क्या वाकई इसके पास काबिल एतमाद दोस्तों का कोई ऐसा सेटअप मौजूद है जिनके जरिए वो बवक्ते ज़रूरत किसी भी शख्स को मुसीबत में डाल सकता है? क्या वो यहाँ भी इस सेटअप को हरकत में लाने की हिम्मत करेगा? इस आखिरी सवाल का जवाब खासा मुश्किल था। सेठ सिराज के खिलाफ एक मामूली नौयत की कार्रवाई की गई थी, मगर यहाँ लाल कोठियों में एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। 90% इम्कान इस बात का था कि छोटी मैडम नादिया सफाकाना तरीके से एक कत्ल की मुर्तकिब हो चुकी है। अब अगर नादिया को सजा देने की बात होती तो फिर इस मामले को बहुत आगे तक चले जाना था। मैं नहीं समझता था कि इमरान इस मौके पर इस तरह का बड़ा रिस्क लेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती